हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्टडी एट होम। ये वीडियो DECE फर्स्ट का जो एग्ज़ाम पेपर था ना, जून 2020 का था। उसके मैंने 4 प्रश्न पहले करवा दिए थे। बाकी के जो 4 प्रश्न है ना, वो इसमें करवा रही हूँ मैं। 4 नहीं है, शायद 3 बचे हैं। तो ये 5वां प्रश्न है, यहाँ से ही शुरू करती हूँ मैं कि नवजात की वे योग्यताएं बताइए जो उसे वातावरण को समझने और उसमें समायोजन करने में बच्चे की ना मदद करती हैं। तो हमें क्या, नवजात जो शिशु होता है ना, उसकी योग्यताएं बतानी है। तो हम पहली योग्यता बता सकते हैं कि आप लोग लिख सकते हो बच्चे की क्रियात्मक योग्यता। यानी कि जैसे बच्चा है, उसे पीठ के बल लिटा देते हैं तो थोड़ा सा पलट जाता है, पेट के बल लिटा देते हैं तो बच्चा अपना सिर ऊपर उठा लेता है और दाएं बाएं देखने लग जाता है ना। ये बच्चे की क्रियात्मक योग्यता ही है ना। तो अपने हाथ पैर को बच्चा कितनी तेजी से हिला लेता है, चुस्ती फुर्ती से। जन्म के बाद से ही जैसे क्या बच्चे में ये सब चीजें शुरू हो जाती है, क्रियात्मक योग्यताएं। जैसे कि बच्चे के गाल को हम थोड़ा सा टच करेंगे तो बच्चा तुरंत उस साइड अपना मुंह घुमा लेगा, तो तुरंत वो प्रतिक्रिया दिखाता है। उसके मुंह के पास कोई भी चीज जाएगी तो बच्चा क्या, जैसे दूध पीता है ना वो, तो उसे वही आदत होती है, उसे चूसने का प्रयास करता है। बोतल को मुंह में जैसे अगर देना होता है तो उसके लिए भी बच्चे ना इस ये क्रिया जो होती है बच्चे के लिए आगे जाके बच्चे का ना, जैसे दो बोतल से हमें दूध पिलाना है तो उसमें सहायक होती है। बच्चा जैसे हमने देखा ना, अपना हम अपनी उंगली बच्चे के मुंह के पास लेके जाते हैं तो चूसने लग जाता है बच्चा। कपड़े का कोना मुंह में चला गया, उसे बच्चा मुंह में लेके चूसने लग जाते हैं। तो ये क्रिया है ना, ये बच्चे में, ये तो जन्म के थोड़ी देर के बाद ही बच्चे में आ जाती है और ये पूरे जिंदगी भर बच्चे के साथ रहती है। तो ये बच्चे की कुछ क्रियात्मक योग्यताएं हैं। जैसे अगर बच्चे के आंख के पास हम हाथ करके ऐसे साइड में इधर उधर घुमाएंगे तो बच्चे पलके झपकाते हैं, आंखें इधर उधर घुमाते हैं। ये भी बच्चे की वो है ना, ये क्रियात्मक योग्यताएं हैं बच्चों की। फिर नेक्स्ट बच्चों की योग्यता, हम संवेदी योग्यताएं बता सकते हैं। संवेदी मतलब जो संवेदना भावपूर्ण जो होती है ना। अब ये नहीं सोचना कि संवेदी योग्यता क्या होता है, तो फिर हम उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। संवेदी शब्द जैसे ही सुने या पढ़े तो तुरंत याद आ जाना चाहिए। संवेदी मतलब संवेदना, देखना, सुनना, सोचना, ये सब चीजें ना संवेदी योग्यताएं होती हैं। तो इसके अंदर क्या है, ये बच्चे में ना जन्म से ही होती हैं ये योग्यताएं। जैसे कि बच्चा जो नवजात शिशु होता है ना, स्पर्श के प्रति, गर्म ठंडे ताप के प्रति प्रतिक्रिया दिखाते हैं। आवाज होती है, स्वाद गंध, इनके प्रति भी बच्चों में ना कुछ संवेदी क्षमताएं होती है। जैसे दृष्टि संवेदना पहली, इसमें आप 4 संवेदनाएं लिख सकते हैं। दृष्टि और स्वरण यानी कि जो सुनने वाली शक्ति होती है वो, स्वाद संवेदना, घ्राण संवेदना, स्पर्श संवेदना, ये आप लिख सकते हैं। दृष्टि संवेदना का मतलब है ना, बच्चा जैसे कि हम बच्चे को अंधेरे में लिटा देते हैं तो बच्चा ना परेशान हो जाता है। और नॉर्मल रोशनी में बच्चा आंखें खोल के आराम से इधर उधर वातावरण का अन्वेषण करता रहता है, लेटा रहता है। अगर थोड़ी जैसे हम धूप में ले आए छोटे बच्चे को, नवजात को, तो बच्चा आंखें बंद कर लेता है, क्यों नहीं खोल पाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि ना अभी उस चीज के लिए परिपक्व नहीं हुई है। क्योंकि वो गर्भ में था, गर्भ से बाहर आया तो थोड़ा टाइम चाहिए उसे उस चीज के लिए। लेकिन क्या है, हमें ये पता चल रहा है कि बच्चे की जो दृष्टि संवेदना है ना, वो बच्चे में है। कि ज्यादा तेज धूप में आंख बंद हो रही है, नॉर्मल प्रकाश और कम प्रकाश, इस सब के बच्चे को पता चल रहा है। तो ये बच्चे में होती है। दूसरा, स्वर्ण संवेदना। स्वर्ण संवेदना मतलब बच्चे का सुनना। अब ये चीज भी बच्चों में जन्म से होती है, और कई कई उनमें तो ये पाया गया ना, ये जन्म से ना पहले ही होती है। हमने जैसे कि कई उदाहरण देखे होंगे, या फिर जैसे कई डॉक्टरों ने ऐसे पाया है, अनुसंधान किए हैं तो, कि बच्चा ना पेट में ही किसी आवाज के प्रति प्रतिक्रिया दिखाता है। जैसे कई बार रहता है ना कि बच्चा किक मार रहा है, इस आवाज की वजह से बच्चा किक मार रहा है, ये आवाज हो इसलिए किक मार रहा है। तो ऐसे इसके बाद फिर जब जन्म के टाइम भी ये बच्चे में विद्यमान होती है, तो बच्चा अपनी माँ की आवाज पेट में सुन रहा होता है तो उसके प्रति अधिक अनुक्रिया दिखाता है। तो हम समझ सकते हैं कि बच्चा ना जो आवाज है उसके प्रति आकर्षित, उसी साइड तुरंत अपनी ऐसे गर्दन घुमा लेता है। तो बच्चे को समझ आ रहा है, इसका मतलब कि बच्चा कहाँ से आवाज आ रही है, बच्चे को ये समझ आ रहा है। और जैसे कि थोड़ा और बड़ा होता है बच्चा, तो उसको क्या है, जो माँ होती है, माँ के अलावा पिता की आवाज, ये सब भी बच्चे ना पहचानने लग जाता है। जब रोता है तो अगर उसे चूड़ियों की आवाज आ जाती है तो बच्चा समझ जाता है कि हाँ माँ ना मुझे मेरे पास आ रही है, तो बच्चा चुप हो जाता है, नवजात शिशु। तो ये सब चीजें क्या बच्चों में पाई जाती हैं जो नवजात शिशु होता है। नेक्स्ट तीसरी, स्वाद संवेदना, यानी कि टेस्ट वाला जो सेंस होता है ना, वो बच्चे में।
ये भी बच्चे में ना जन्म के समय ही पाई गई है। जैसे कि ना कुछ एक दो वो किया गया है, प्रयोग किए गए हैं कि जन्म के कुछ घंटों बाद ही बच्चे के साथ ना प्रयोग किए गए कि मीठा कड़वा खारा ये सब चीजें बच्चे के मुंह में दी ना, तो बच्चे ने अलग अलग वो किया है कि जैसे चीनी डाली तो उसे चूसने लग गया, हम शहद डालते हैं तो उसे चूसने लग जाता है, नमक डालते हैं तो बच्चा थूक के साथ उगल देता है, खट्टी चीज़ों से बच्चे का मुंह इतना गंदा बन जाता है, चिल्लाने लग जाता है बच्चा। तो इससे हमें पता चलता है कि बच्चों में स्वाद संवेदना पूर्ण रूप से विकसित होती है जन्म के समय से ही। नेक्स्ट है घ्राण संवेदना। नेक्स्ट है घ्राण संवेदना। अब घ्राण संवेदना क्या होती है? ये होती है बच्चे जैसे रहता है ना कि जो स्मेल जो आती है ना, स्मेल जो उसे बच्चे बच्चे में ये संवेदना होती है नहीं होती, इस बारे में वैसे कोई भी एक मत नहीं है अभी। ये इसके अंदर ये बताया गया कि गंध के प्रति शिशुओं में प्रतिक्रिया नहीं पाई गई। जैसे कि प्रयोग किए गए थे ना, तो आवाज के प्रति बच्चे ने प्रतिक्रिया दिखाई, स्वाद के प्रति दिखाई, लेकिन जो ये स्मेल है ना इसके प्रति बच्चे ने नहीं दिखाई है। ये क्या है, बच्चे में 2 से 3 माह के बाद होती है, तो ये इनमें ना बहुत ही कम पाई जाती है। कुछ बच्चों इन बच्चों में ना जन्म के कुछ माह के बाद होती है। तो इसमें आप थोड़ा बहुत लिख देना बस। जैसे कि हम ऐसे कहते हैं कि बच्चा दूध पी रहा है, दूध की स्मेल आती है, इन एक दो चीज़ों के अलावा बच्चे को और जो स्वाद संवेदना है उसमें बच्चे का ना कोई वो नहीं प्रतिक्रिया पाई गई है। नेक्स्ट है स्पर्श संवेदना। अब स्पर्श संवेदना मतलब जो होता है ना, टच करते हैं बच्चों को तो तुरंत बच्चा क्या उधर ही मुंह घुमा लेता है। बच्चे के तलवे पे आप जैसे कि हल्के हल्के हाथ से ऐसे करोगे छोटे नवजात शिशु के उंगलियों से, तो बच्चा बच्चा ना पैर ऐसे हिलाने लग जाएगा, गुदगुदी होती है बच्चे को। जब हम बच्चे को गुनगुने पानी से नहलाते हैं तो बच्चा आराम से नहाता रहता है, खुश होता रहता है। और ऐसे जब थोड़ा सा हम ठंडा पानी डालें बच्चे के ऊपर तो बच्चे की ना सिसकी सी बन जाती है, बच्चा जोर जोर से रोने लग जाता है। इसका मतलब है कि बच्चे को ना ये सब संवेदनाएं स्पर्श वाली पता चल रही है कि क्या गर्मी है, क्या सर्दी है, क्या मुझे गुदगुदी हो रही है, कौन मुझे टच कर रहा है, ये सब चीज़ें के बच्चे में पाई गई हैं। तो हम ये लिख सकते हैं। तो ये सारी की सारी क्या है, छोटे बच्चों की ये हैं योग्यताएं हैं जो कि बच्चे को बाहर का जो वातावरण है ना उसको समझने और समायोजन करने में मदद करती हैं। दूसरा हमें लिखना है कि 1 वर्ष का जो बच्चा है ना उसके सूक्ष्म क्रियात्मक योग्यताओं का वर्णन कीजिए। अब सूक्ष्म क्रियात्मक योग्यताएं क्या है ये आपको पता है कि जो जैसे कि हाथ और कलाई की जो छोटी छोटी क्रियाएं होती हैं ना, जो पकड़ मजबूत बनाने के लिए काम आई, छोटी जो हमारी सूक्ष्म मांसपेशियां होती हैं वो होती हैं सूक्ष्म क्रियात्मक योग्यताएं। तो जो 1 साल के बच्चे में क्या ये बहुत ज़्यादा तो नहीं होती, लेकिन धीरे धीरे छोटे बच्चों में नहीं होती, धीरे 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 3 4 5 महीने के बाद ये आ जाती है छोटे बच्चों में। 7 से 12 महीने के बीच में ये सब योग्यताएं बच्चे में होने लग जाते हैं। सूक्ष्म जो क्रियात्मक योग्यताएं हैं, बच्चे की पकड़ मजबूत हो जाती है। 7 महीने का बच्चा होता है ना, जैसे अपनी उंगली से छोटी छोटी चीजें जैसे झुककर और पकड़ने की कोशिश करने लग जाता है। उठा नहीं पाता लेकिन वो कोशिश करता है, फिर धीरे धीरे करके और वो उठाना सीख जाता है। क्योंकि बच्चे को ना तालमेल बनाने की जरूरत होती है, छोटा बच्चा है तो धीरे धीरे ही सीखेगा वह। 8वें महीने तक वो सब ये सीख जाता है। कटोरी में कोई चीज रहती है तो बच्चा क्या करता है, एक दाना उठाएगा ना, धीरे से एक दाना उठाएगा ना, नारी हमने मानो दे दिया बच्चे को, एक दाना उठाएगा फिर धीरे धीरे ले जाके खाएगा। मतलब बच्चा बहुत सचेत होके ये काम कर रहा है और उसकी पकड़ धीरे धीरे के मजबूत बनती है। बच्चा कटोरी में से कुछ उठा के खुद खाने की कोशिश करता है, हाथ में जो पकड़ी वस्तु है उसे दबाता है, उलटता पलटता है, फेंकता है। ये सारी की सारी चीज़ें बच्चे की सूक्ष्म क्रियात्मक योग्यताओं में है। फिर जो बच्चा 9 से 12 महीने का होता है तो एक हाथ में वस्तु पकड़ के फिर दूसरे हाथ से खेलता है, ये भी सीख जाता है। फिर चीज़ों को फेंकना सीख जाता है। धीरे धीरे मतलब बच्चों की जो छोटी छोटी मांसपेशी है ना उनमें विकास होता रहता है। ये सारी की सारी चीज़ें के बच्चे को जो अपना आसपास का परिवेश है ना उसमें अन्वेषण करने में सहायता करती हैं और बच्चे का सूक्ष्म क्रियात्मक विकास करती हैं। तो यहाँ पे ये प्रश्न, अभी नेक्स्ट हमारा प्रश्न 6, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा केंद्र में जो आने वाले बच्चे हैं ना उनकी प्रगति का मूल्यांकन करने के उद्देश्य क्या है या फिर वो क्यों किया जाता है। तो इसमें हम ना कुछ पॉइंट्स लिख देंगे कि पहला लिख देंगे कि बच्चों का मूल्यांकन करने से हमें ना जो हम बच्चों के लिए पाठ्यचर्या बनाएंगे कि उनको क्या आता है क्या नहीं आता, बच्चों को क्या किस चीज़ की ज़रूरत है ना, तो उसे बच्चों की आवश्यकताओं के अनुकूल बनाने में मदद मिल सकती है। जब हम बच्चों का केंद्र में दाखिला होने के टाइम ना मूल्यांकन करवाते हैं तो हमें बच्चों को ना पता नहीं रहता
कि क्या क्या बच्चों को आता है क्या नहीं, लेकिन जब हम मूल्यांकन करते हैं ना तो हमें बच्चों के बारे में ये सारी चीज़ें पता कर सकते हैं हम। फिर उसके अनुसार खेल जो बच्चों के लिए खेल या फिर जो पाठ्यचर्या बनाएंगे वो सब हम बच्चों के लिए बना सकते हैं। और अपना कार्यक्रम जो हमारा केंद्र है ना वो बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है ना उसके ऊपर आधारित कर सकते हैं। बच्चों का मूल्यांकन करने से हमें क्या होता है कि बच्चों का व्यवहार, उनकी जानकारी का, कि बच्चों को मतलब किस टाइप से कितना सीख रहे हैं, उनके कौशल योग्यता, इस बारे में जानकारी मिलती है। और जो बच्चे होते हैं ना उनमें सब बच्चों के संबंध में हमारी जागरूकता और उनके प्रति जागरूकता ना बढ़ती है हमारी। हम बच्चों के बारे में ना और जानते हैं और उससे हमें ये पता चलता है कि बच्चों को क्या सीखना है, कितना सीखना है, उसकी विशेष योग्यताओं के बारे में हमें ना पता चलता है। बच्चों को केंद्र में दाखिल होने के प्रमुख, जब दाखिल होते हैं ना तो उस टाइम के शुरू में हमें जब वो केंद्र में आए ना तो तुरंत उसके बाद थोड़े दिन के बाद उनका मूल्यांकन करना शुरू कर देना चाहिए था, क्योंकि ना वो टाइम सही होता है उनके बारे में जानने का। तो इससे हमें बच्चे के बारे में पता चल जाता है कि बच्चा पहले क्या आता है बच्चे को और हम यहाँ पे क्या क्या सिखाएंगे। बच्चे के बारे में हम उनके माता पिता से बात करेंगे तो इससे क्या है, बच्चे के बारे में मूल्यांकन के टाइम हम बात करेंगे ना तो हमें और चीज़ें पता चलेंगी बच्चों के बारे में, और माता पिता को भी पता चलेगा कि स्कूल में बच्चा कैसा है। तो ये प्रयास कर सकते हैं हम भी और माता पिता भी बच्चे के लिए, जहाँ बच्चों की ज़रूरत है उसके लिए। मूल्यांकन से ना जो केंद्र में जो बच्चों को पढ़ाएगा तो उनसे ना उनका ना मनोबल भी बढ़ता है कि अच्छा देखो हमने इतना अच्छा किया, उससे कि हमारे जो बच्चे हैं हम जिनको पढ़ा रहे हैं उनका ना इतना विकास हुआ है, उनको ये चीज आ गई। तो उससे बच्चों के साथ साथ बच्चों को भी और साथ में जो पढ़ाता है ना उसको भी, उनका भी ना मनोबल बढ़ता है मूल्यांकन से, ये अच्छा रहता है। तो इसलिए कि ये मूल्यांकन जो होता है ना बहुत जरूरी होता है। ये मूल्यांकन के कुछ उद्देश्य हैं। नेक्स्ट हमारा जो छोटे बच्चों का मूल्यांकन करने के संदर्भ में जांच सूची और वृत्तांत के बीच अंतर बताइए। अब जांच सूची और वृत्तांत क्या है? अब वृत्तांत तो ये होता है कि जैसे ये हम ना जैसे बच्चों का वो करते हैं ना मूल्यांकन करते हैं तो दो तरीकों से करते हैं। एक तो बच्चों का ना रेटिंग स्केल या जांच सूची बना सकते हैं, या फिर वृत्तांत के रूप में लिख सकते हैं। वृत्तांत क्या रहता है, बच्चे के बारे में ना जो शुरू से लेके जैसे बच्चों का एडमिशन होता है तो उसके बाद के बच्चों के नाम लिख के रजिस्टर बना लेते हैं, रजिस्टर या फाइल बना लेते हैं बच्चों के लिए हम। और फिर उसमें क्या ये रिकॉर्ड करने का बहुत अच्छा तरीका है क्या, वृत्तांत। और आप लोग जब ढूंढेंगे ना, अगर आप लोग सोचेंगे कि वृत्तांत कहाँ है बुक में ढूंढे, तो मैं आपको बता दूं जो बच्चों का व्यवहार संबंधी विशिष्ट घटनाओं का रख रखाव जो पॉइंट दिया गया होगा आपको, वो ही आपका वृत्तांत है। वही उसी को ना वृत्तांत कहते हैं। वृत्तांत का मतलब है बच्चे के बारे में पूरी जानकारी, और ये व्यवहार संबंधी विशिष्ट घटनाओं का रख रखाव जो किया जाता है वो बच्चे के बारे में वृत्तांत लिखा गया है ना, बच्चे का शुरू से आखिर तक। तो ये जब बच्चा एडमिशन लेना तो रजिस्टर बना ले और उसके ऊपर बच्चे का नाम, जन्म, एडमिशन कब लिया, ये सब लिख देंगे। और एक दिन के अंदर हम उसको देखेंगे कि ये किया उसने, क्या क्या किया, कैसे किया। अब ये अवलोकन पूरे दिन का तो अब हो नहीं सकता है 10-15 मिनट के, अच्छा इसने ये किया था, उस टाइम ये किया था, ऐसे करके। या फिर किसी एक चीज में पर्टिकुलर एक दिन में एक चीज का, अच्छा कहानी सुनाते टाइम इसने ये रिएक्ट किया, जब हमने इसको बाहर खेलने भेजा तो इसने ये रिएक्ट किया। वो सब चीजें उसके ऊपर ना हम लिखेंगे, उस रजिस्टर के अंदर लिखेंगे। तो उनका मूल्यांकन करेंगे और फिर उसको लिखेंगे उसके अंदर। तो ये बच्चे का क्या होता है, पूरा का पूरा जो सारी चीजें लिखना है ना बच्चे की, ये होता है बच्चों के लिए वृत्तांत बनाते हैं। इससे क्या है, हमें पूरी जो एक अवधि होती है ना कि बच्चे ने एडमिशन लिया तब से लेके अब तक, हम इसके अंदर ना बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक सारे विकास इसके अंदर लिखेंगे। और हमें पता चलेगा कि बच्चे का विकास, प्रगति, क्षमता, कमजोरी, ये सारी की सारी क्या बच्चे के अंदर कैसे हो रही है, क्या हो रही है, उन सब चीजों का पता चलेगा हमें। नेक्स्ट जो जांच सूची पूछ रहे हैं, जांच सूची क्या है? अब जांच सूची का मतलब ये होता है कि हम ये बस वो प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न लिखते हैं कि जैसे अवलोकन का ये दूसरा तरीका है जांच सूची बनाना। जैसे कि जांच सूची के लिए क्या करते हैं, ये इजी वे है जांच सूची का। इसमें ना पूरा का पूरा ऐसे नहीं करना पड़ता
कि शुरू से लेकर लास्ट तक रजिस्टर बनाओ, और इसमें बच्चे के विकास के ना सारे पहलुओं को पूरी की पूरी तरह उसी की तरह ध्यान में भी रखा जा सकता है। जैसे कि अब हमने रजिस्टर में बना लिया, फिर बच्चे को ऐसे उसका हम मूल्यांकन करेंगे और पूछेंगे अच्छा इसने इसके आधार पे ये किया या नहीं किया, शारीरिक क्रियात्मक विकास इसका हुआ या नहीं हुआ, उसमें हम सही लगा देंगे, नहीं हुआ तो गलत लगा देंगे, कितना हुआ क्यों हुआ थोड़ा थोड़ा वो लिख देंगे। उसमें ना हमें पूरा पूरा का पूरा वो लिखने की जरूरत नहीं होती, शुरू से आखिर तक रजिस्टर की तरह। तो ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा मतलब इतना इजी सरल पड़ता है, टीचरों के लिए भी सरल पड़ता है, इसलिए लोग क्या करते हैं वृत्तांत भी बनाते हैं, फाइल भी बनाते हैं, पर कई जगह क्या है वृत्तांत थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसकी जगह जांच सूची बना ली जाती है, तो थोड़ा इजी काम हो जाता है टीचर वगैरह का भी। इसमें क्या रहता है कि जो जांच सूची है उसमें ऐसे मुद्दों की सूची महत्वपूर्ण होती है जिनकी जांच की जाती है, वो जांच सूची कहलाती है। जैसे कि बच्चे का जो प्रदर्शित व्यवहार कौशल योग्यता की जो जांच सूची में वर्णित है, वो हमें क्या क्या देखना होता है कि बच्चे का आत्मविश्वास कैसा है, बच्चा नई चीजों के विषय में क्या अन्वेषण कर रहा है, बच्चा का कुछ कह रहे हैं तो आलोचना सहन कर रहा है क्या, अपने साथ जो बच्चे हैं ना जो स्कूल में हम उम्र बच्चे हैं उनसे बातचीत करने के लिए पहल करता है नहीं करता, अलग अलग परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करता है, बच्चे के अंदर आत्मविश्वास है या नहीं है, उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार रहता है नहीं रहता, जो नए नए लोग आते हैं तो उनके साथ बातें करने में वो कैसा है, ये सारी की सारी चीजें फिर हम उसके अंदर देखेंगे कि आत्मविश्वास ये सारी चीजें हैं तो हाँ हमें लगेगा कि आत्मविश्वास है। मतलब फिर संवेगों को नियोजित कैसे करता है ना दूसरों के प्रति अपनी, जैसे कि किसी के साथ जबरदस्ती तो नहीं कर रहा है अपनी पसंद के लिए, गुस्सा तो नहीं कर रहा है, मित्रता कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें जांच सूची में हम लिख सकते हैं और फिर उसके अनुसार सही या गलत या उससे पूछ सकते हैं कि हाँ या ना। ये जांच सूची हो गई। और वृत्तांत पूरा का पूरा रजिस्टर में ये सब लिखा जाता है शुरू से, जब बच्चा आता है तब से लेके, और जब हम टाइम फिक्स करते हैं ना कि जब तक का हमें लिखना है तब तक का। और जांच सूची होती है उसमें बच्चों का ना कुछ जिसका हम जानना चाहते हैं मूल्यांकन करना चाहते हैं उसके कुछ पॉइंट लिखे जाते हैं और वो जांच सूची में दिए जाते हैं, फिर उनका मूल्यांकन किया जाता है। तो ये जांच सूची और वृत्तांत हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रश्न संख्या 7 है। 7 का क्या, वे 5 पहलू या सिद्धांत बताइए जिसको ध्यान में रखकर शिक्षिका छोटे बच्चों की सृजनात्मकता को बढ़ावा दे सकती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, बच्चे को सृजनात्मकता के अवसर प्रदान करने चाहिए। यानी कि जब अगर हम अवसर ही नहीं देंगे बच्चे को तो बच्चा कहाँ से करेगा। तो उसमें वही है कि बच्चों के लिए ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम रखे कि बच्चे खुद से करे, बच्चे खुद से कोशिश करे। तो ये पहला आप लिख देंगे, बच्चे को सृजनात्मकता के अवसर प्रदान करें। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिएगा। इसका मतलब है कि बच्चों को नई नई चीजों का परीक्षण करने की इच्छा होनी चाहिए, बच्चों को इस चीज के अवसर मिलने चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को बच्चे खेल रहे हैं और हम बच्चों को ये भी मत करो वो भी मत करो ऐसे मत करो। अब ऐसा बच्चा नहीं करेगा तो बच्चा कैसे सीखेगा। हमें ये भी देखना है कि बच्चा अब घर में, ये घर में जैसे है ऐसे केंद्र इसमें पूछा गया ना शिक्षिका, तो केंद्र में बच्चे हमें सृजनात्मकता के लिए क्या कर सकते हैं। अरे नहीं 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 तुम मत छेड़ो, इससे ये हमने जो प्रोजेक्ट सा बनाया टूट जाएगा, ऐसे नहीं है। बच्चों को अवसर देने चाहिए, हमें ऐसी चीजें बनानी चाहिए उसके लिए कि वो टूटे फूटे ना और बच्चा आराम से कर भी पाए। कलर भरवाए तो हमें ऐसे नहीं बच्चों तुम कलर मत छेड़ना, मैं दूंगी एक एक करके कलर, ऐसे तो बच्चा बंध जाएगा। तो पहला है बच्चे को सृजनात्मकता के अवसर दे, तो बच्चे की सृजनात्मकता बढ़ेगी। दूसरा, परिणाम की अपेक्षा सृजनात्मक प्रक्रिया अधिक महत्वपूर्ण है। यानी कि अब हमें नहीं देखना कि बच्चे को ड्राइंग करने दे रहे हैं, बच्चे कपड़े गंदे कर रहे हैं, हमें ये नहीं देखना, ये नहीं हमें कि इसका क्या हो रहा है, हमें ये देखना बच्चे ने कितना खुश होके ये किया। कभी कुछ बना रहा है अपनी फेवरेट चीज, मैंने देखो ये फूल बनाया है, मैंने ये सब बनाया, ये सब कितना मनोरंजन लेके कर रहा है। उससे बच्चा नई नई चीजें, और देखो मैंने क्या बना, पता नहीं क्या बना देगा और कह तो फूल है, कुछ भी बना देगा, ले ले देखो मैं तो फूल बना रहा था, मैंने तो ट्रेन बना दी। इस तरह से ये सृजनात्मकता ना बच्चों को, ये जरूरी है, ये प्रक्रिया जरूरी है। तो बच्चों को वो होना चाहिए, परिणाम की चिंता ना करें आप लोग कि सामान इधर उधर हो जाएगा या कुछ और बना देंगे, या ऐसे ऐसे नहीं करना कि बच्चों को अरे तुमने तो कुछ और ही बना दिया, हमने तो फ्लावर कहा था, नहीं वो नहीं देखना। हमें ये देखना है कि बच्चे ने कितना खुश होकर जो भी बनाया कितना खुश होकर बनाया। तो दूसरा पॉइंट हो गया, परिणाम के बजाय सृजनात्मकता प्रक्रिया महत्वपूर्ण माने। ठीक है। थर्ड है, बच्चों को उस चीज के लिए इनाम नहीं देना बिल्कुल भी जो बच्चे खुश होकर अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इसका मतलब है बच्चे अपनी मर्जी से कर रहे हैं, उनको शाबाशी देनी है, हमें इनाम नहीं देना। अगर इनाम देंगे तो बच्चे कोई भी कार्य करेंगे ना तो उनको ये लगेगा कि हमें इनाम मिलेगा,
इसके बदले इनाम मिलेगा, और हम अगर इनाम नहीं देंगे, शाबाशी देंगे ना, तो बच्चों को लगेगा कि अच्छा वेरी गुड बोला, फिर से करेंगे। फिर वो इनाम के लिए नहीं करेंगे, जब उनका मन आएगा खुद से करेंगे वो। तो ये चीज है कि वो कार्य के लिए बच्चों को इनाम, बिल्कुल प्राइज नहीं देना, जो अपनी मर्जी से बिना इनाम के लिए अगर वो करना चाहते हैं। चौथा पॉइंट लिखेंगे, बच्चों को चुनाव करने के लिए प्रोत्साहित करें। ये सिंपल सा है कि बच्चों को खुद से वो क्रियाएं चुनने दें जो बच्चों को करनी है, ठीक है। तो इससे भी बच्चों की ये बढ़ेगी कि उनके काम में ना हम हस्तक्षेप ना करें, बल्कि उनका ना मदद करें। क्या करना चाहते हो, लो मैं बताऊं, अच्छा बताओ, खुद से बताओ। तो ये चीजों से उनका ना क्रियात्मकता जो होती है ना, रचनात्मकता, वो बढ़ेगी। नेक्स्ट है, दैनिक दिनचर्या जो होती है ना, उसमें कुछ ऐसी क्रियाओं को शामिल करें जिसमें बच्चे को ना सृजनात्मकता या बच्चे की खुद की अभिव्यक्ति है, उसमें बच्चे उसका उपयोग कर पाए। यानी कि उसको कुछ ऐसे देने चाहिए, जैसे कि बच्चों को हम कहें कि कोलाज बना के लाना, अच्छा आज मुझे ना कहानी सुनाना, कल मैं आप लोगों से कहानी सुनूंगी। ये मिट्टी, जैसे मिट्टी होती है या फिर जो क्ले होती है, हम क्ले से कहेंगे चलो बच्चों कुछ बना के दिखाओ मुझे। तो ऐसे डेली ना बच्चों को कुछ अवसर प्रदान करें। तो ये 5 हो गए हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारा, संगीत और शारीरिक गतिविधियों के द्वारा बच्चों के विकास के किन पहलुओं को बढ़ावा मिलता है। अपने उत्तर की पुष्टि दीजिए। अब संगीत और शारीरिक गतिविधियां क्या, शारीरिक गतिविधियां तो आपको पता ही, शारीरिक गतिविधियों से बच्चे का शारीरिक विकास होता है। और जो संगीत होता है ना, संगीत भी बच्चों को ना, संगीत की जो लय होती है, इससे भी बच्चों का ना कुछ मानसिक शांति सी मिलती है। जैसे बच्चों में संगीत और लय के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण होता है। लगभग सभी संस्कृतियों में बच्चे में नवजात जो शिशु होते हैं ना, उनमें जैसे विशेष गीतों की परंपरा है। जैसे कि हम लोग लोरी सुनाते हैं ना, तो बच्चा कितने आराम से सो जाता है। हम बच्चों को कुछ भी ऐसे ही बोलते रहेंगे, अच्छा बाबू ये वो, तो बच्चा खेलता रहे। जैसे हम बच्चे को थपकी लगा के लोरी सुनाते हैं ना, तो बच्चा उस लय के अंदर ना बह जाता है और बच्चा सो जाता है। तो ये सब, जिसमें छोटी छोटी बाल कविताएं हो सकती हैं, कुछ भी लोरी हो सकती है। जो लय का मतलब है क्रियाकलाप ध्वनि के नियमित अंतराल में पुनरावृत्ति, जैसे 2-3 वर्ड है उनको लय के अनुसार गाते रहें, इससे क्या बच्चे खुश होते हैं। और हम भी जैसे हिलते हैं, बच्चे भी ऐसे हिलेंगे, हम खुश होकर बोलते हैं, बच्चे हमें देखते रहते हैं, है ना। ये सारी की सारी चीजें बच्चे प्रारंभ से सीख जाते हैं। बच्चों को ये जो लय वाली अनुभूति है ना, बच्चों को शारीरिक अनुभव जैसी महसूस होती है, बच्चों को अच्छी लगती है। जो संगीत होता है मनोरंजन में आनंद देने के अलावा बच्चों को जो होता है ना, रचनात्मक मनोवेगों को भी अभिव्यक्त करता है। जैसे कि बच्चे जो होते हैं वे अपने शरीर के क्रियाकलाप, आत्म अभिव्यक्ति, स्व अन्वेषण के अवसर उपलब्ध करवाते हैं। जैसे कि हम संगीत बजा दिया हमने, तो बच्चे क्या वैसे के वैसे बोलेंगे, खुश होके बोलेंगे, अपनी नई लय ताल के अंदर बोलने लग जाते हैं, नई नई धुन, नई कविताएं, नए क्रियाकलाप, ये सब बच्चे खुद से करने लग जाते हैं। अभी जैसे देखा होगा ना, कई बच्चों को ऐसे पोएम बोलनी नहीं आती, जोनी जोनी यस पापा, तो बच्चे कहेंगे जोनी जोनी यस पापा, बीच में पता नहीं क्या बोल देंगे, लेकिन ट्यून बच्चों की वही रहेगी, लय वही रहेगी, यस पापा, फिर लास्ट में ये नो पापा करके और हा करके खत्म कर देंगे। बच्चे पूरी पोएम सुना देंगे, यहाँ पर हमें उनके 2 लाइन के अलावा कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन बच्चों ने इतना खुश होकर सुनाया ना, और जो उनकी लय थी बिल्कुल वो रहेगी। जो हमने ना बच्चों को पोएम सुनाते हैं ना, तो बच्चों को बहुत आनंद मिलता है, बच्चे उछलते कूदते रहते हैं कुछ गाते हुए। इससे बच्चों की स्मरण शक्ति का विकास होता है। संगीत से भाषा जो होती है उसका विकास होता है। बच्चे के अलग अलग ध्वनियों में अंतर करना सीखते हैं, नए नए शब्दों को बार बार सुनते हैं, व्याकरण की जो समझ होती है ना बच्चों में, ये सब आती है। ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता होती है बच्चों में, सुनने की योग्यता, उत्सुकता, स्वर को पहचानना, ये सब आते हैं। ये सब के बाल गीत, ये सारी एक क्रिया है। शरीर, संगीत और शरीर के क्रियाकलाप से संबंधित खेल क्रियाओं में सुनना मुख्य कौशल है। बच्चों को बाल गीत सिखाने के लिए बाल गीतों की लय आसान होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे बच्चों को आराम से समझ आ जाए, है ना। तो उसके लिए हम जैसे कर सकते हैं ना कि बच्चे को कोई पोएम, जैसे स्कूल में हम गए, बच्चों को पोएम सुनाएंगे, कोई भी पोएम सुना रहे हैं हम, तो हम खड़े हो जाएंगे, फिर हम कहेंगे कि जैसे बारिश आई छम छम छम, तो हम खड़े होके हाथ ऊपर करेंगे, बारिश आई छम छम छम, फिर हाथ की तरह ऐसे करेंगे छाता लेके। इससे बच्चे का ना, बच्चे एक्टिंग भी करेंगे, बच्चे गाएंगे भी, तो बच्चे का मतलब शारीरिक क्रियात्मक विकास भी हो रहा है संगीत के साथ साथ, है ना। इससे बच्चों का बहुत विकास होता है, शारीरिक विकास हुआ, भाषाई विकास हुआ, संज्ञानात्मक विकास हुआ, स्मरण शक्ति मजबूत हुई, काफी विकास होता है इससे बच्चों का। तो आप ना ये कुछ भी और कुछ जो आपने जैसे कि कभी अपने घर पे बच्चों के आसपास किसी बच्चों को देखा हो, या फिर कहीं आपने देखा हो छोटे बच्चों को कविता सुनते हुए अपने घर में ही, तो बच्चे को कितना अच्छा लगता है, कैसे बच्चा एक्टिंग करता है, ये सारी की सारी चीजें
बच्चे के संगीत और शारीरिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चे के अनेक क्षेत्रों में विकास के पहलुओं को बढ़ावा देती हैं। तो यहाँ पे ये हमारा DECE जून 2020 का जो पेपर है वो ख़त्म हो गया है। अभी मैं कल 2018 का जो है वो पेपर लेके आऊँगी। तो 2018 के जो मैं सॉल्व पेपर करके उसके बाद मैं क्या DECE के जो लेसन है उनके बस जो पॉइंट पॉइंट होते हैं ना वो आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँगी, ताकि ना उनमें से जो भी पेपर में जो भी चीज़ आएगी उन्हीं लेसन में से आएगी, तो आपको पॉइंट वगैरह याद रहेंगे और उनका थोड़ा थोड़ा कुछ ना समझा दूंगी। तो उससे क्या है आपको एग्जाम में ना थोड़ी सी तैयारी हो जाएगी, उसके लिए आपके जैसे नोट्स टाइप में बन जाएंगे। तो यहाँ पे ये वीडियो ख़त्म होता है। अब मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको अपने एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट।